एलएनबेरी आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें? क्या इसको होल्ड करना चाहिए, क्या इसको सेल करना चाहिए, या फिर इसके अंदर फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैंने 5 आईपीओ अप्लाई किए थे, पांचों के अंदर ही मुझे अलॉटमेंट आ चुका है। आपने कितने अप्लाई किए थे और कितना अलॉटमेंट आपके पास आया है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखा काफी लोगों के, हालांकि बहुत अच्छा परसेंटेज है जिसके पास अलॉटमेंट आया, लेकिन कईयों के पास नहीं भी आया। तो एक बार में सही से अप्लाई कैसे करते हैं आपको 10 सेकंड के अंदर बता देता हूं। तो अगर आपने उस तरीके से अप्लाई किया और फिर भी नहीं आया तो आपकी किस्मत खराब है, और अगर आपने उस तरीके से अप्लाई ही नहीं किया तो एक बार कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ लेना। मैं इसको कहता हूं 111 रूल। बेसिकली एक आईपीओ आपको अप्लाई करना है एक डीमैट अकाउंट से, जिसके अंदर एक बैंक यूपीआई आईडी से ही आपको मैंडेट ब्लॉक करना होता है। इस तरीके से आपने लगाया तो आपके पास अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस आईपीओ के अंदर 1 जुलाई यानी कि लिस्टिंग डे वाले दिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईपीओ से रिलेटेड लिस्टिंग स्ट्रेटजी हमारी काफी चलती है और हम यहां पर आके अपडेट कर देते हैं, लेकिन कुछ भी लास्ट मिनट चेंज होता है तो मैं अपने ओपन व्हाट्सएप, ओपन टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं। सिमिलर अपडेट्स आते हैं, जो भी आप यूज करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको ज्वाइन करके रख लो। एग्जांपल के लिए बताऊं, बेल राइस के अंदर मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से शेयर कर दी थी। यही नहीं, अभी सेफ एंटरप्राइजेज और मायाशील का जो आईपीओ था उसके अंदर भी मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है, ये मैंने ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया था। तो वैसे तो ये लिस्टिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं काफी सही है, पूरा एनालिसिस करके फिर मैं यहां पे आके शेयर करता हूं, लेकिन अगर लास्ट मिनट चेंज होते तो मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं आपको लिस्टिंग वाले दिन इसके अंदर क्या करना चाहिए। उसके पहले आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हो, गलती से होल्ड करना पड़ जाए तो किसी भी तरीके से अगर कंपनी के बारे में नहीं पता तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि अपन उसको होल्ड कर पाए, या फिर अपन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। एलएनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस जो है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये गैसेस वगैरह के अंदर काम करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको सेपरेट करके अलग अलग इंडस्ट्री को सेल करते हैं। सोलर इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, इन सबको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है। वैसे तो मोनोपोली नहीं है, लेकिन मार्केट में 2 या 3 नाम ही हैं जिसके अंदर ये कंपनी भी अच्छी हो जाती है। फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू इसका लास्ट 3 साल में 30-40% रेट से बढ़ रहा है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 साल में 3 टाइम्स हो चुका है। कंपनी पहले भी लिस्टेड थी, 2018 में डिलिस्टेड हो गई थी। किस कारण से पता नहीं है, आपको पता चले तो एक बार कमेंट करके बताना। इसके अलावा इसका डीलिस्टिंग प्राइस क्या था वो भी मुझे पता नहीं चल पा रहा, अगर आपको पता चले तो कमेंट करके बताना। तो अब के रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 3 टाइम्स हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग जिस पे आना चाहिए वो है 67 का पी रेशियो। वैसे तो ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग कैलकुलेट करते हो तो ये थोड़ा रीजनेबल वैल्यूड नजर आता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो लिंडे इंडिया इसके पीयर कंपैरिजन में हो जाता है, जिसका प्राइस टू अर्निंग अभी 130 के आसपास चल रहा है। कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एक कंसर्न जो मुझे नजर आता है वो यही है कि प्राइस टू अर्निंग वाला जो वैल्यूएशन पॉइंट होता है ना, वो जब होता है जब कोई इंडस्ट्री बूम कर रही हो, जब अच्छा चल रही हो। अगर गलती से भी इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग को तोड़ा जाता है। तो अगर इसके अंदर सपोज 20, 30, 40% तक ग्रोथ भी आ रही है, फिर भी इसकी पी रेशियो को अगर तोड़ दिया तो इसके वैल्यूएशंस पे काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बट अभी के हिसाब से देखोगे तो कंपनी काफी अच्छी पोजीशन पे प्लेस हो जाती है। अब अगर आपके पास अलॉटमेंट आया तो आपको क्या करना चाहिए और क्या इसके अंदर फ्रेश बाय रेंज अपनी हो जाती है? तो अब अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो जिसके पास अलॉटमेंट आ चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट आना बहुत ही इजी था, 2 टाइम से सब्सक्राइब होता हो तो आई थिंक आपके पास आ जाना चाहिए। तो अगर इसके अंदर 10% का लिस्टिंग गेन मिलता है तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 3 दिन के अंदर 10% मिल रहा है। जितने लॉट से अप्लाई किया ऑलमोस्ट 50 से 70% आपके पास आ जाने चाहिए। तो आई थिंक आपको खुश होके बुक कर लेना चाहिए। 400 का इसका प्राइस बैंड है, 440 के आसपास आप इसको बुक कर सकते हो। 440, 430 के आसपास लिस्ट होता है तो आई थिंक आपको इसके अंदर एग्जिट ले लेनी चाहिए। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जो मेरी कैटेगरी के होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 70% से ज्यादा आईपीओ 1 साल बाद अपने लिस्टिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करते हैं। तो ये मत सोचो, मैं कई बार मैसेजेस पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ता हूं, भाई मैं इस आईपीओ को 10 साल के लिए लेके रख दो क्या? रख दे भाई, लेकिन 1 साल बाद जब वो 70 या 50 या 40% तक क्रैश कर चुका होगा तब तेरे में कैपेसिटी है क्या होल्ड करने की? या फिर तब आके बोलेगा कि यार क्या किया ये वो। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ओला ले लो, मोबीक्विक ले लो, स्विगी ले लो, सब लोग एक बार को क्रैश करते, बाद में बढ़ जाए घट जाए बात की बात है, लेकिन 30, 40, 50% क्रैश करना एक आईपीओ स्टॉक के लिए
बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मेरे को लगता है ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आईपीओ आ गया अब इसको रख लो, ऐसा नहीं होता। एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, बना के रखनी चाहिए कि स्ट्रेटजी काम करे, कईयों में करेगी कईयों में नहीं करेगी, लेकिन वो स्ट्रेटजी सॉलिड होनी चाहिए। हमारी बात करें तो हम हमेशा आईपीओ के अंदर स्विंग करने की ट्राई करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत ही कम ऐसे आईपीओ होते हैं जो रखने को आपको बोलता हूं। तो अब एलनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के अंदर अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं बनता। स्विंग की बात की जाए तो वो बनता है 400 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है, 440 के ऊपर इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस है। अगर ये 430 440 पे लिस्ट होता है तो 420 का स्टॉप लॉस आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए। गलती से किन ही कारणों से ये अगर 410 420 के आसपास ही लिस्ट होता है, बेसिकली 3-4% गेन पे, तो 400 के प्राइस बैंड के आसपास आप इसके अंदर बाय कर सकते हो। बेसिकली 400 से 405 की आपकी बाय रेंज हो जाती है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा 390 395 के आसपास रख के इसको ट्रेल किया जा सकता है। दोस्तों मेरी बात करें तो मेरे पास 5 लॉट आए हैं, तो अगर 10% से ऊपर मिलता है तो मैं 3 से 4 लॉट तो एटलीस्ट भेज दूंगा। एक लॉट के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया वो मैं करने वाला हूं। अब बाकी क्या होगा लाइव मार्केट में, क्या पता मार्केट अच्छा हो 15-20% खुल जाए, क्या पता मार्केट खराब हो 0% पे खुल जाए, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपन को ओपन और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जिसके अंदर व्हाट्सएप नहीं इनफैक्ट प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर मैं अपने शेयर्स जो मैं बाय करता हूं वो आपको बताता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको चेकआउट कर लेना। समराइज करने के लिए बताऊं तो मैंने अपने जो शेयर्स होते हैं वो मैं देता हूं, उसके अलावा वीकली सेशंस भी हम लोग लेते हैं, उसके अलावा एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आप बात वगैरह कर सकते हो। तो ये सब आपको बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है ये 1 ईयर प्लान में मिल जाएंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर लेना। वहीं पे अब एचडीबी फाइनेंशियल्स, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, संभव स्टील, तीनों की लिस्टिंग स्ट्रेटजी या तो आ चुकी होगी या आने वाली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।